Hello everyone, in the Ansakari again, and today we are going to study about the various agencies of the central government of India which have the investigation as their nature and their character. तो पहले हम बात करते हैं विजिलेंस कमीशन। तो जब हम बात करते थे पुराने समय में तो लोग डराते थे नाम लेकर के विजिलेंस आ गए, विजिलेंस आ गए। तो सारी विजिलेंस के ऊपर जो हेड करती है एजेंसी उसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर हम बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन उसके जो चार्टर्स होते हैं उसके अंदर उनको मैंडेटरी होता है कि आप विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाइए ताकि इंटरनल ऑडिट वो कर सके, ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सके। और इसके साथ जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उनसे रिपोर्ट मांगे तो उनके पास वो कुछ दिखाने के लिए। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इंडिया की सेंट्रल करप्शन को प्रिवेंट करने की एजेंसी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी 1964 के अंदर, और रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी कमेटी की जिसका नाम हम जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर जो कमेटी बनाई थी श्री संथनम। तो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से 1964 के अंदर वाया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाई गई और 2003 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया बाय पार्लियामेंट। अगर हम बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है विशल ब्लोअर की रिकमेंडेशन या विशल ब्लोअर से जानकारी लेकर उसके ऊपर एक्ट करना। विशल ब्लोअर होते हैं मुख पर, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बिहाफ पर आप जाइए, रेड मारिए, अरेस्ट कीजिए, कॉन्फिस्केट कीजिए प्रॉपर्टी को, सारी चीजें जो है विशल ब्लोअर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन इनको देता है। आपके जो कांस्टेबल हैं बीट लेवल के, वहां से लेकर के आपके डीजीपी तक हर किसी के अपने अलग अलग विशल ब्लोअर होते हैं। और जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है इन वेरियस पब्लिक सर्विसेज तब आपको ये बताया जाता है कि आपका विशल ब्लोअर आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। अगर आपका सीनियर भी आपको हायरार्की के बॉर्डर पर आपसे पूछे कि आप मुझे उसका नाम बताइए तो आपके पास पूरा राइट होता है उसका नाम डिस्क्लोज ना करने का। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके क्या क्या काम और उससे पहले क्या क्या इसका कंपोजिशन, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसके अंदर एक हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं चीफ, और इसके अलावा दो विजिलेंस कमिश्नर यानी 3 मेंबर बॉडी होती है। अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट जी के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी उनके ही साइन के ऊपर ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं एक रिकमेंडेशन पर, जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, दूसरे यूनियन होम मिनिस्टर और तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हम अगर हम बात करें कि चेक्स ऑफ बैलेंस के रूप में हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसके अलावा इनका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 4 साल के लिए सर्व करते हैं, 65 ईयर, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि विजिलेंस में काम करने के बाद आपके पास इतनी क्रिटिकल और इतने क्रेडेंशियल्स इन्फॉर्मेशन भारत सरकार के हो जाते हैं कि अगर आप कहीं और काम करने जाते हैं तो भारत सरकार को आपसे खतरा रहता है कि आप विजिलेंस की जानकारी किसी और इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन को ना दे जिससे भारत सरकार को हानि। इसके अलावा इनको रिमूव भी किया जाता है। कैसे? इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वही कंडीशन है, कन्विक्ट हो गए हैं ऑफेंस के अंदर 2 साल से ज्यादा, पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंट्री हो गई है, अनफिट हो गए हैं बॉडी से माइंड से, या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और दो कंडीशन यहाँ पर भी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इन कंडीशन पर मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट साहब इनको मैंडेटरी बेसिस पर उस रिकमेंडेशन को मानना उनकी जिम्मेदारी है और उसके बिहाफ पर इनको हटा सकते हैं। मिसबिहेवियर हमने बार बार बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है 2 तरीकों से। पहला, आप किसी भारत सरकार के या स्टेट सरकार के एग्रीमेंट या एमओयू के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और दूसरा आप वहां से प्रॉफिट उठाते हैं। इन दोनों ही चीजों को मिसबिहेवियर बताया गया है। सैलरी अलाउंस आपकी जैसे यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर होते हैं वैसी होगी। अगर बात करें इसके ऑर्गेनाइजेशन की तो इसमें एक सेक्रेटरेट होता है, सेक्रेटरेट के अंदर सचिवालय जिसमें अलग अलग तरीके के सेक्रेटरी होंगे, असिस्ट करेंगे। फिर होता है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग का मतलब ये है कि जितनी भी टेक्निकल ऑडिट करनी है, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और वहां वो कोई बिल्डिंग बना रहे, उसकी रेस को उठाकर उसके टेक्नीशियंस के बारे में कितना उन्होंने कॉन्क्रिटाइजेशन किस तरीके से किया, कितना उसके अंदर कंपोनेंट लगना चाहिए था, है सारा टेक्निकल एक्सपेक्ट सीवीसी करती। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तो हमारे यहाँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, सड़क बनाइए विजिलेंस जाएगी चेक करने, आपने कहाँ बनाया, क्या मेजरमेंट लिया, कितना लिया, कहाँ से माल लिया, टेंडर किसको दिया, सारा वो चेक करेंगे। इसके अलावा हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यानी हर भारत सरकार, स्टेट सरकार या फिर निजी सचिवालयों के अंदर भी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होगा, और वो इंक्वायरी ऑफिसर टाइमली टाइमली सीवीसी को यानी विजिलेंस कमिश्नर को रिपोर्ट देगा। फंक्शन क्या है? वही इंक्वायरी, करप्शन से रिलेटेड। आपका कोई ऑफिसर करप्शन करता पकड़ा गया, आप उसकी जानकारी दीजिए। कौन से एक्ट के अंदर? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसके अलावा किस किस लोगों के ऊपर सुपरविजन है? ग्रुप ए सर्विसेज, ऑल इंडिया आईएएस आईपीएस सर्विसेज उनके ऊपर। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी सर्विसेज आती है उनके ऊपर।
सीबीआई का इससे भी लेना देना है। कैसे? कि सीबीआई के ऊपर इनका कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंस होता है। सीबीआई जब काम करने जाती है करप्शन से रिलेटेड मुद्दे, और अगर सीबीसी को पता लग जाता है तो सीबीसी का ज्यादा अपर हैंड होता है। इसके अलावा ये सीबीआई को डायरेक्शन दे सकती है कि आप करप्शन हुआ है, आप जाइए, हम नहीं जा रहे, आप जाकर कार्रवाई कीजिए और हमें रिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा आप प्रोसिक्यूशन भी करते हैं किनका? जो करप्शन रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनका। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, तो अलग अलग तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं, होम मिनिस्टर से ऑफिसर्स होते हैं, ईडी से होते हैं, और कई तरीके के एक्टों को डील करते हैं, जिसमें के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आपका है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भी आपका है, और इवन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो कि करप्शन के बारे में बात करता है, उसके भी जब आप मैटर्स को डील करेंगे तो आपको सीबीसी जैसा, आपको लोकपाल जैसा आदेश देता है, आपको वैसा मानकर प्रोसिक्यूशन करना होगा। अगर हम बात करें कि क्या बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर आ सकता है, तो यस। अगर रेलवे, यस। म्यूनिसिपैलिटी, यस। इंश्योरेंस कंपनी, यस। एनबीएफसी कंपनीज, यस। हॉस्पिटल, यस। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यस। पीडब्ल्यूडी, यस। तो हर चीज के अंदर जब भी विजिलेंस की बात होगी तो सीबीसी का नाम आए। सीबीसी के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करती है। एंटी करप्शन के अंदर जो भी मामले, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी सॉवरेन बॉडी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन करती है, इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है, प्रोसिक्यूशन कराती है, और कोर्ट के अंदर मैटर्स को प्रेजेंट करती है। विसल ब्लोअर एक्ट, यानी जो आपके मुखबर होंगे उनके लिए भी स्टैट्यूटरी प्रावधान भारत सरकार ने किया 2014 के अंदर, जब विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने की बात। क्यों? क्योंकि विजिलेंस के ऑफिसर ने विसल ब्लोअर से अगर जानकारी ली और गलती से ये पता लग गया किसी को कि विसल ब्लोअर ने जानकारी दी, तो विसल ब्लोअर की जिंदगी को बड़ा खतरा होता है। तो उसको बचाने के लिए क्या है? पहला, आप जब इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप ये पूरी सावधानी से लेंगे ताकि उसका जो पर्सनल और पब्लिक इंफॉर्मेशन है विसल ब्लोअर की, वो डिस्क्लोज कहीं पर ना हो, पहली, ताकि उसका विक्टिमाइजेशन ना हो, उसके परिवार को हानि ना हो, उसकी प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। इसके अलावा आप जो है अलग अलग जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर खुफिया विसल ब्लोअर लगा सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। और अगर आपने गलत तरीके से कंप्लेंट विसल ब्लोअर की रजिस्टर किया तो आप विसल ब्लोअर के ऊपर 30,000 से 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा सकते हैं, अगर वैसा करते पाए जाते। तो ये थी सारी चीजें विजिलेंस कमीशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं सीबीआई। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर दिल्ली। जो हेड होते हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर जो आते हैं स्पेशल डायरेक्टर, उनको माना जाता है, और वो इससे अपॉइंट होते हैं 2 साल के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीबीआई के जो चीफ होते हैं उनके अलावा भी हमारे यहाँ अलग से डायरेक्टर होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर, जो कि हमारे डीआईजी आईजी लेवल के ऑफिसर होते हैं। अगर सीबीआई की बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री? एमएचए के अंडर आती है। रिजोल्यूशन यानी एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये सीबीआई एजेंसी बनाई गई 1963 के अंदर। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके ऊपर डील नहीं करती। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर है। क्यों? क्योंकि अपना एक एक्ट नहीं है, दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर काम करता है। तो अगर हम बात करें स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 और दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट 1946, यानी 1941 में बात की गई कि एक स्पेशल पुलिस बनाइए, और 1946 के अंदर बात की कि दिल्ली पुलिस नाम की एक स्पेशल पुलिस बनाइए, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, जो कि एमएचए के अंडर काम करती है। लेकिन इसके जितने पर्सोनल हैं सारे के सारे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आते हैं। अगर बात करें तो ये भी एक करप्शन को डील करने वाली बॉडी है। इसीलिए संथनम कमेटी ने दो चीजों की रिकमेंड करी थी, आप विजिलेंस बनाइए एक, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाइए एक। तो इस तरीके से 1963 के अंदर बनाई गई और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर इसे डाला गया। अगर बात करें तो दो जगह से अपनी पावर लेती है, 1941 का एक्ट स्पेशल पुलिस, और दिल्ली स्पेशल पुलिस 1946 का। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, करप्शन को डील करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की बात करती है। और जब भी ये करप्शन से रिलेटेड मामले करती है, तो अगर पहले से विजिलेंस के हाथ में मामला है तो विजिलेंस को असिस्ट करेगी, उनसे मैटर ले नहीं सकती, इतनी पावर नहीं, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अगर हम बात करें
सीबीआई की, तो सीबीआई हमारी इंटरपोल के अंदर नोडल एजेंसी है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स के ऊपर डील करती है, अलग अलग तरीके के नोटिस के ऊपर कमांड रखती है, रेड नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ब्लू नोटिस, जिसके अंदर कॉन्फिस्केट करती है। सीबीआई की अगर बात करें तो इसकी कुछ डिवीजन है। पहला, करप्शन से रिलेटेड एंटी करप्शन। दूसरा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, पैसे से लेन देन। स्पेशल क्राइम्स, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, एडमिन, डायरेक्टर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब, जो कि आपकी रोहिणी दिल्ली के अंदर लोकेट थी। सीबीआई के अंदर कौन कौन होते हैं? एक होते हैं आपके डायरेक्टर, जो कि आपके डीजीपी लेवल, आईजी लेवल, इस तरीके के ऑफिसर होते हैं फ्रॉम द आईपीएस सर्विस। इनको असिस्ट करने के लिए आपके यहाँ एडिशनल डायरेक्टर या स्पेशल डायरेक्टर होते हैं। हमने देखा कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल क्या है इस चीज से रिलेटेड। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। लेकिन जब हमने देखा कि उनके ही नीचे काम करने वाले दिल्ली पुलिस के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, हम बोल सकते हैं एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने बोला कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस। लेकिन देखा गया कि इस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी हुई, कमेटी बैठी, तो मिस्टर आलोक वर्मा was serving as a CBI director, लेकिन ऑन द चार्जेस ऑफ द जूनियर ऑफिसर वो पोस्ट से टेम्पररी बेसिस पर हटाए गए थे, और स्पेशल डायरेक्टर जो थे उन्होंने वो एलिगेशन लगाई थी, जिसके बाद स्पेशल डायरेक्टर जो है वो सीबीआई डायरेक्टर बने थे। इसके अलावा अलग अलग तरीके से सर्विसेज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जिसमें एसपी लेवल तक, डीएसपी लेवल तक, एसीपी लेवल तक, सब इंस्पेक्टर लेवल तक लोग काम करते हैं। अपने इनके लॉ ऑफिसर होते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, आपके डीएम से लेके एसडीएम से लेके आपके सीबीआई ऑफिसर तक को हर किसी को पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पर। इसके अलावा जब हम बात करें तो कौन से एक्ट के अंदर काम करती हैं, सीवीसी एक्ट 2003 के अंदर करप्शन से रिलेटेड मामलों के ऊपर काम करेंगे। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1941 और दिल्ली स्पेशल पुलिस 1946 के अंडर काम करेंगे। किनके ऊपर? करप्शन के ऊपर, ऑर्गेनाइज क्राइम्स के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, विजिलेंस के ऊपर। यहाँ पर भी क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त करप्शन से रिलेटेड है 2013 के एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें बताई गई हैं। क्या? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है वो बताता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट करेगी तो एक रिकमेंडेशन पर करेगी एक कमेटी। उस कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, उसको हेड करने के लिए डायरेक्टर होंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है आपको करप्शन के बेसिस पर, जब लोकपाल ने आपको कह दिया, तो यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर उस डायरेक्टरेट को हेड करेंगे और वो सीबीसी को रिकमेंडेशन देते रहेंगे। टाइम पीरियड 2 साल, जैसे कि डायरेक्टर साहब का 2 साल। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकमेंड करती है या अपॉइंट करती है एसपी रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर हैं सीबीआई के अंदर। अगर हम देखें तो हम बात कर चुके हैं क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, और प्रायर परमिशन का एक बड़ा मुद्दा रहता है सीबीआई के। प्रायर परमिशन क्या है कि आपको 2 तरीके से, आपको जब भी किसी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने जाना है तो आपको स्टेट की रिटन कंसेंट चाहिए। ऐसा बोला जाता है वो देगा क्यों अगर उसने करप्शन किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ट्वीक करके लोगों को वहां पर भेजती है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन अगर आपको मिल गई तो आप जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर अगर आपको हाई कोर्ट ने बोला कि आप जाइए, आप जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा दूसरी जो दिक्कत है सीबीआई के काम करने के अंदर, जो उनकी बाधा बनती है, वो क्या है? वो ये थी कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी या उनसे ऊपर जितने भी अफसर काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट जो भी हैं, उनके ऊपर अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन पहले लेकर के आइए। अब ऐसा देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देने में मना हिचकती थी। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की असिस्टेंस गवर्नमेंट को उतनी चाहिए जितनी जरूरी है, और बहुत टेक्निकलिटीज होती है जिसकी वजह से परमिशन नहीं दी जाती। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली पुलिस एक्ट जो 1946 वाला है, ये पावर देता है सीबीआई को कि आप हर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, हर किसी का प्रोसिक्यूशन करिए, और करप्शन जो है उसकी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है, वो वायलेशन है जस्टिस का, वो वायलेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, वो वायलेशन आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक फंडामेंटल राइट का। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूटेड आर्टिकल था इसको हटाया गया, जिसका नाम था सेक्शन 6A ऑफ द डीपीएस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1940।
इसको हटाया गया और उसके बाद ये बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन कहीं पर भी कर सकते, कोई रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आप परमिशन, बिना परमिशन लिए आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी क्या, आपके चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक के अफसर। इसके अलावा हम देखें तो सीबीआई जो है आपके ऑर्गेनाइज क्राइम को रिलेट करती है। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर डील करती है, इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर डील करती है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि इंटरपोल के अंदर नोडल एजेंसी है जो कि रिप्रेजेंट करती है इंडिया। अब अगर हम बात करें लोकपाल एंड लोकायुक्ता, तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह पहले चला कि एक आपके यहाँ कंट्री के अंदर करप्शन को डील करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो करप्शन रिलेटेड मैटर्स को थर्ड पार्टी होकर के देखेगा, विदाउट बायसनेस देखेगा और जल्दी से एफिकेसी के बिहाफ पर जुडिशन जो है डिसीजन देगा। तो हम देखते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2014 के अंदर पास हुआ और इसको ओम्बड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनके अंदर नॉर्वे है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी के यहाँ पहले से ही ओम्बड्समैन सिस्टम है। इवन आपका रशिया में भी है। क्या क्या चेक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने भाई बंधुता दिखाई, नेपोटिज्म आपने किया, दूसरा आपने करप्शन किया, इसके अलावा आपने मेल एडमिनिस्ट्रेशन किया। मेल एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, आप जिसको जस्टिस देना उसको दे नहीं रहे, इक्वल को आप अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, अनइक्वल को आप इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रावधान है, जो सीआरपीसी आईपीसी सीपीसी के प्रावधान है, उनके खिलाफ जाकर प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ जाकर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बिहाफ पर मैजिस्ट्रेसी एक्शन ले रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रहे हैं, आप क्रिमिनल केसेस जानबूझकर रजिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा आप सरकार से न्याय प्रक्रिया से मुद्दे छुपा रहे हैं। ये सारी चीजें पार्ट होती है मेल एडमिनिस्ट्रेशन का और डिसकोर्टसी। तो हम देखते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो करप्शन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, नेपोटिज्म, डिसकोर्टसी, इन सारी चीजों के ऊपर लगाम कसने का एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा मूवमेंट चला और बाद में उसे कॉन्स्टिट्यूशनल हम बोल सकते हैं कि उसे कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रावधानों के अंदर स्वायत्ता मिली। 2014 के अंदर पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया जिसके अंदर हमारे यहाँ लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें इंडियन स्पेसिफिक, तो इंडियन स्पेसिफिक क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पर हैं, तो आईपीसी हो गया, पुलिस हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, सेंट्रल सर्विसेज हो गई, विजिलेंस हो गई। ये सारी ही चीजें करप्शन को डील करने के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की बात की गई जो कि स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स होंगे और उनके पास डिटेल्ड नॉलेज होगी किस तरीके से करप्शन मैटर्स को डील करें। एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 के टाइम पर इन्होंने भी रिकमेंड किया कि कंट्री के अंदर आप जो है करप्शन को डील करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाइए, लोकपाल और लोकायुक्त का, जो कि सिटीजन के ग्रीवेंसेस को जल्दी टाइमली बेसिस पर डील करे और जस्टिस की डिलीवरी करे टाइमली बेसिस पर, अफोर्डेबल बेसिस। क्या क्या एआरसी की रिकमेंडेशन थी, इन्होंने बोला कि भाई इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन आए, नॉन पॉलिटिकल हो, हाईएस्ट जुडिशियल फंक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट के लेवल की ही उनके पास पावर, करप्शन मेल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों को डील करें। इसके बाद वो बायस ना, यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 जो लिखा हुआ है उसके बिहाफ पर लोगों को न्याय प्रदान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन मानी भी और 2013 के अंदर हमने देखा कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास किया। क्या क्या इसके फीचर थे, इसने बोला कि सेंट्रल लेवल पर लोकपाल नाम का इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा और हर स्टेट के अंदर लोकायुक्त नाम का, ताकि पूरी कंट्री के अंदर विजिलेंस अच्छे से हो, करप्शन के मैटर्स को जल्दी से डील किया जाए। कौन कौन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो इसके सुपरविजन ये करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और आपके चपड़ासी तक यानी आपके एमटीएस तक, हर किसी के ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन। लोकपाल यानी सेंट्रल लेवल पर कॉम्पोजिशन की बात करें, एक चेयरपर्सन होंगे और 8 लोग होंगे यानी 8 मेंबर, 9 मेंबर मल्टी मेंबर बॉडी होगी जिसके अंदर से 50% जुडिशियल मेंबर।
जुडिशियल मेंबर्स का जो जजेस रह चुके हों, जो डिस्ट्रिक्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर जजेस रह चुके हों, रजिस्ट्रार जनरल रह चुके हों, जुडिशरी का नॉलेज। इसके अलावा 50% मेंबर्स होंगे जो कि वल्नरेबल सेक्शन से आएंगे, जिनके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, पीडब्ल्यूडी। इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और एक ऐसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे जिनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। इसके बाद इस रिकमेंडेशन कमेटी के पीछे भी एक कमेटी होगी जो कि सर्च करेगी। तो सर्च कमेटी के अंदर 50% लोग जो है वो वल्नरेबल सेक्शन के होंगे और 50% जुडिशियल के होंगे। यहाँ पर बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो लोकपाल के अंडर हैं, लोकपाल उनके ऊपर सुपरवाइज करेगा, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जहां पर उनको रियायत दी गई। कौन से ऐसे मैटर्स होंगे? जो कि नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, जो कि ओपनली पब्लिक के अंदर नहीं दिखाए जा सकते। तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि दिस इज अ फेलियर ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, बट कंसीडरिंग द सोवरेनिटी एंड कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस, इट इज जुडिशियल। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुछ सेक्रेट क्लोज लेटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लेटर को एंटरटेन करती है, तो इसी तर्ज पर हमारे यहाँ लोकपाल के अंदर भी है। हमने एग्जाम्पल इसका देखा था रफेल के अंदर, जिसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट पब्लिक को डिक्लेयर नहीं की गई थी, एक क्लोज लेटर के अंदर सीजीआई को दी गई थी कि आप सिर्फ पढ़िए और इन द नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, जो कि वेरी क्रिटिकल है एज फार एज डिफेंस इकोसिस्टम इज कंसर्न ऑफ इंडिया। इसके बाद कौन कौन आते हैं? ग्रुप ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर काम करने वाले विभिन्न तरीके के हमारे पर्सन। कंप्लेंट अगर सीवीसी दे तो भी लोकपाल के अंदर जाएगी, सीबीआई दे तो भी लोकपाल के अंदर जाएगी, और कंप्लेंट किसी ने भी दी हो, जैसा लोकपाल और लोकायुक्त रिकमेंडेशन करते हैं विभिन्न एजेंसीज को कि आप इस तरीके से काम करिए, ये प्रोसीजर अपनाइए, इस तरीके से प्रोसिक्यूशन करिए, ऐसा हर एजेंसी को मानना प्रावधान है और उनको मानना पड़ेगा। इसके अलावा जब सीवीसी करप्शन से रिलेटेड मामला, सीबीआई करप्शन से रिलेटेड मामला डील करेगी, लोकपाल को असिस्ट करेगी, लोकपाल के रिकमेंडेशन का पालन। क्या क्या पावर्स हैं? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी तरीके के मेल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, डिस्कॉर्टेसी के मामले में पकड़ा जाता है, आप उसकी प्रॉपर्टी, आप उसका पैसा, आप उसकी सर्विस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कन्फिस्केट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। एक क्लियर टाइमलाइन भी दिया गया है, यानी 3 मंथ्स के अंदर आपका पूरा मैटर डील करना है। एक्सेप्शन क्या है? 3 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। किस चीज के लिए? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इसके बाद आपकी सेकेंडरी इंक्वायरी, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा। 6 महीने का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने के लिए, यानी 1 साल। इसके बाद ट्रायल, ट्रायल के लिए 1 साल, 1 साल के लिए दोबारा एक्सटेंड हो सकता है, यानी 6 से 6 महीने, 1 साल से 2 साल। इस तरीके से एक्सटेंशन भी हमारे यहाँ दी गई, ताकि इनफ स्कोप ऑफ जुडिशियल रेमेडी भी हमारे पब्लिक सर्वेंट को मिले। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितनी डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, कि आपने अगर करप्शन का चार्ज आपके ऊपर लगा है तो भी हम आपको डिक्लेयर नहीं कर रहे कि आपने करप्शन किया, आपको फुल हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि आप अपना प्रूफ करिए, उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आपका ट्रायल होगा और उसी के तहत आपका प्रोसिक्यूशन। So this is a basic difference between the countries which are having authoritative nature, monarchy nature, and we have the beautiful India, where the rule established by law is still alive, and people trust the government, the judiciary, and the machinery which is created by the forefathers of our Indian. इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसफर करने की पावर होती है सीबीआई और सीबीसी के ऑफिसर्स को जब वो करप्शन के मैटर डील करते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर उसको हेड करते हैं, इनको डायरेक्शन वो देंगे। सीबीसी सीबीआई के डायरेक्टर को रिकमेंडेशन ये दे सकते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए, रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए, ताकि हम भी जो है प्रोसिक्यूशन देख सके कहाँ तक चल रहा है, कैसे चल रहा है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के मामले भी आपके जो है लोकपाल डील करते हैं। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपने जो पीरियड है वो इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है कि अगर मामला 2 दिन के अंदर सेटल होना था वो 3 साल लग रहे। दूसरा, सुओ मोटो आपके पास पावर नहीं है, बेल आपके पास एप्लीकेशन आएगी तो ही आप उसको एंटरटेन करेंगे, सुओ मोटर पावर आपके पास नहीं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कंप्लेंट गलत प्रूव हो जाती है तो इतनी ज्यादा हैवी पेनल्टी है कि लोग पहले डिटर हो गए, लोग कंप्लेंट ही नहीं करते, लोग सिंपल पुलिस स्टेशन में जाकर ही कंप्लेंट करते हैं करप्शन। इसके अलावा जो लीगल असिस्टेंस है पब्लिक सर्वेंट को
वो आपने इतनी ज्यादा दे दी है कि उनके पास इम्यूनिटी ज्यादा आ गई। 7 साल का आपने टाइम फ्रेम लगा दिया कि 7 साल तक ही कोई मामला करप्शन का अगर है तो उसको डील कीजिए, 7 साल के बाद नहीं हो सकता है। तो टाइम फ्रेम आपने लगाकर एक तरीके से लिमिटेशन लगाई। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होंगी तो उनका कोई ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म ही नहीं है। बस इतना लिखा हुआ है कि लोकपाल जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी सुपरविजन रखते हैं। प्रोसीजर क्या है वो भी बताइए, किस तरीके से करेंगे वो भी बताइए, ऑडिट लगेगी या नहीं लगेगी वो भी बताइए। और स्टेट लेवल पर लोकपाल की तरफ पर हमारे यहाँ लोकायुक्त है। जब हमने देखा कि हर स्टेट के अंदर होना चाहिए ऐसी रिकमेंडेशन है, लेकिन बहुत सारे स्टेट है उन्होंने नहीं अपनाया। महाराष्ट्र है पहला स्टेट इंडिया का जिसने लोकायुक्त को इम्प्लीमेंट किया, उड़ीसा ने किया, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी हमारे यहाँ लोकायुक्त है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन है, अपॉइंटमेंट टाइम पर नहीं होती है, क्वालिफिकेशन के अंदर जुडिशियल क्वालिफिकेशन अलग अलग स्टेट के अंदर अलग है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। टेन्योर जो है 5 साल का, लेकिन रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। So these are some information as far as the Lokpal and Lokayukta is concerned. In the last 10 and 11 minutes, we are just covering the NIA, which is the Central Investigation Agency to deal the terror operations and to counter terrorism operations. जब बात करें NIA की, तो 2008 के अंदर जो टेरर अटैक इंडिया के अंदर देखे, उसको मद्देनजर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक सेंट्रल एजेंसी का गठन किया बाय पासिंग अ सेंट्रल लॉ जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। अगर आप एनआईए की बात करें तो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अगर टेररिज्म से रिलेटेड छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्राइम है तो उसको डील करने के लिए कोई एजेंसी नहीं आएगी, सिर्फ एनआईए ही आएगी। बाकी जो एजेंसी है वो आप रजिस्टर करिए, मैटर ट्रांसफर कर दीजिए एनआईए के। हेडक्वार्टर दिल्ली आपका जो है पालम एयरपोर्ट के पास इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर हम इसकी ब्रांच करें तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ब्रांच, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो ब्रांचेज हैं वो भी कंसीडरेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स दी गई, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, कलकत्ता, जम्मू, ये सारे कोस्टल और सिक्योरिटी लेंस के हिसाब से बड़ी क्रिटिकल सिटीज है जहां पर इनके रीजनल हेडक्वार्टर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम्स ऑफ टेररिज्म, नॉन ऑर्गेनाइज, फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, सारे मैटर्स को डील करने के लिए एनआईए के पास पावर है। हेड कौन करते हैं? डीजी, आईपीएस कैडर से अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। डीजीपी लेवल ऑफिसर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं, और एमएचए का इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है अपॉइंटमेंट से लेकर के और जो प्रोसीजर। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या फंक्शन, तो आप टेरर रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो आपकी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, एमएचए आपको गाइडेंस देगी, आप उनसे कोऑर्डिनेशन लीजिए। इसके अलावा एनआई एक्ट के अंदर जितने भी प्रावधान है उनको आप इंप्लीमेंट करिए। क्या क्या आप करते हैं? आप प्रोफेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूज करके टेररिज्म होने से रोकते हैं, टेरर एक्टिविटीज होने से रोकते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी आप जो है टाइमली टाइमली रिकमेंडेशन लेकर काम करते हैं, हाईली ट्रेंड वर्कफोर्स को रिक्रूट करते हैं। अगर हम बात करें जुरिस्डिक्शन की, तो आपको सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी जो कि आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, उसको बचाने के लिए आपके पास स्पेशल पावर्स भी दी गई हैं। कैसे? आपका अपना डाटा बैंक। एनआईए के अंडर किसी को भी अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है। नॉर्मल कोर्ट के अंदर उसे नहीं ले जाया जाता है, अगर ले जाया जाता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती है। 2 से 3 दिन के अंदर या तो रिमांड पर या उसको एक्विट या उसको ट्रायल फिर भेजा जाता है। इसके अलावा आप अलग अलग तरीके के मैटर डील करते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर स्पेस, एक्सप्लोजिव, काउंटरफीट करेंसी, हवाला, बैंक नोट, ट्रैफिकिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स, ये सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल है। 2019 के अंदर अमेंडमेंट आया जिसके अंदर बात की गई कि अगर इंडिया के अंदर क्राइम हुआ है या बाहर क्राइम हुआ है, एनआईए नोडल काम करेगी, बाहर भी जा सकती है, प्रोसिक्यूशन करके पकड़ के लाइए, इंडियन कोर्ट में पेश करिए और जेल के अंदर डालिए। इसके अलावा जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, यानी जितनी भी पुलिस एजेंसीज हैं, सबका कोऑर्डिनेशन आपको मिलेगा और आपका सुपरविजन होगा जब आप टेरर रिलेटेड क्राइम्स को डील कर रहे हैं। इसके अलावा एनआईए जो है रजिस्टर करेगी केसेस को, और कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं जिसके अंदर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। टेरर क्राइम के अंदर अगर आप पकड़े जाते हैं आपको बेल भी नहीं मिलती है, और बेल लगभग मनाही। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट जैसे हमने बात की, और
ऐसा बोला जाता है कि पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइमली अपडेट कर सकती है जो भी नए राइजिंग क्राइम्स सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, जो कि टेरर ऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, जिसमें यूएपीए भी है, टाडा भी है, जितने भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स हैं वो सारे एनआईए के अंडर दिए गए। तो आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, and tomorrow we will conclude the polity series with the last two topics, that is the NDMA and Enforcement Directorate and the Prime Minister Office. So thank you so much and keep watching Answer Time.